वक्त की संपत्ति, मुख्यमंत्री जी के बॉडीगार्ड विष्णु जो वहाँ पर और तरह के ज़मीन है जो वक्त की संपत्ति है उसको कब्जा किए हुए है। देखिए, अदालत से हमको पूरा उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। चूँकि भारत के संविधान के इतर जो ये कानून बना है उस कानून को माननीय न्यायालय जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसी के अधीन फैसला देगी। वक्फ संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद कानून की शक्ल तो ले लिया, लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय में है। नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। वक्फ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट 2 दिनों से सुनवाई कर रहा है। पिछले दिन भी वहां सुनवाई हुई, आज भी वहां दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार 7 दिनों के अंदर जवाब दे। जो अदालत है उसने जो तमाम दलीलें हैं वक्फ को लेकर के वो सुनी, फिर जो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं उनका पक्ष भी जाना। तुषार मेहता ने कहा कि हमें सरकार का पक्ष रखने के लिए 7 दिनों का वक्त चाहिए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जो तमाम नियुक्तियां होती हैं अभी वो कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। इसके बाद जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनकी प्रतिक्रिया भी आने लगी है। इस पर जो आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बात करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, खुले तौर पर वक्फ का समर्थन किया गया। इस साल चुनाव है और ये चुनावी बरस है और लगातार जो जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पासमानदा मुसलमान हैं उसको इनसे फ़ायदा होगा, वो उनकी तरक्की होगी। इस पर आपका क्या? देखिए, जनता दल यू के नेता जो बात बोलते हैं, सबसे पहले तो उनको इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि 2008 से 2025 तक एक ही व्यक्ति वक्फ बोर्ड का चेयरमैन क्यों बना हुआ है। आप जिस पसमानदा की समाज की बात बोल रहे हैं वो पसमानदा समाज के नहीं है। आपको तो अधिकार था, आप पसमानदा मुसलमान को बना देते वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, क्यों नहीं बनाए। और वक्फ की संपत्ति, मुख्यमंत्री जी के बॉडीगार्ड विष्णु फतुहा का जो कब्रिस्तान का ज़मीन है, जो वहाँ पर और तरह के ज़मीन है जो वक्फ की संपत्ति है, उसको कब्ज़ा किए हुए है। जब विधानसभा में, विधान परिषद में बातें उठी तो आप जांच के लिए कमेटी भेजे, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी मंशा इससे भी स्पष्ट होती है। जो वक्फ की संपत्तियाँ डाक बंगला के इर्द गिर्द है, सिया वक्फ बोर्ड का, जिसके संबंध में लालू जी ने कहा था कि इसको छुड़ाने की आवश्यकता है, इसके लिए सिया वक्फ नहीं, उनका वही तो मैं बता रहा हूँ। उनका जो बात था उन्होंने कहा था 2010 में, और 2010 के संदर्भों को अमित शाह जो गृह मंत्री हैं कितना आप झूठ परोस दिए। वो भी पार्लियामेंट को आपने कहीं ना कहीं गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया। लालू जी का जो संदर्भ था 2010 के वक्तव्य का, और उसको आपने 2013 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर चर्चा में शामिल करवा करके कहा। इस तरह से आप गुमराह मत कीजिए। लालू जी ने जो 2010 में कहा था कि इसके लिए कड़े कानून लाने की आवश्यकता है, वक्फ बोर्ड को और अधिकार देने की आवश्यकता है, उसी को 2013 में यूपीए 2 की सरकार ने सरजमीन पर उतारने का काम किया। और वक्फ संशोधन विधेयक जो 2013 में आया था उसमें वक्फ को और अधिकार दिए गए, और उस समय शाहनवाज हुसैन वक्फ बोर्ड को अधिकार देने के पक्ष में थे। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों उसको दूसरे दिशा में ले जाना चाहती है, क्यों भटकाना चाहते हैं? शाहनवाज हुसैन बताएं कि उस समय आपको पसमानदा मुसलमान नजर नहीं आ रहे थे, आप उस समय क्या बोल रहे थे? दोहरी राजनीति, दोहरी सोच से आप देश के मुसलमानों का भला नहीं कर सकते हैं। अगर मुसलमानों का भलाई करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जो वजीफ़ा स्कॉलरशिप योजना है उसको चालू कर दीजिए। आप मुसलमानों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए विशेष योजना चलाने का काम कीजिए ना। चूँकि सच्चर कमेटी की अनुशंसा में यह स्पष्ट है कि सारे मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है, तो आप सारे मुसलमानों की स्थिति को उबारना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये स्पष्ट कर दीजिए। आपकी मंशा कहीं ना कहीं मुसलमानों में विभेद पैदा करने की है, और मुसलमान अच्छी तरह समझ रहे हैं। अदालत से क्या उम्मीद है? देखिए, अदालत से हमको पूरा उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। चूँकि भारत के संविधान के इतर जो ये कानून बना है उस कानून को माननीय न्यायालय जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसी के अधीन फैसला देगी। और माननीय न्यायालय का जो टिप्पणी आया है उससे स्पष्ट लगता है कि जो कहीं ना कहीं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में 3 मामले जो सामने आए हैं, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का उस पर, दूसरे वक्फ बाय यूज़र का, और तीसरे उसमें वक्फ संपत्तियों में जो 2 गैर मुस्लिम रखने की बात है। इस पर तो स्पष्ट दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आएगा, और
सरकार और सरकार के लोगों को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई है, इसीलिए सर कहना है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन खड़ा कर रही थी, जिस तरह से केंद्र सरकार परसेप्शन खड़ा कर रही थी कि वक्फ संशोधन विधेयक में हमने जो संवैधानिक दायरे हैं उसके अनुसार बनाने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान के इतर जा कर के जो आर्टिकल 25 है, 26 है, उसका वायलेशन किए। आप धार्मिक स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं दखलंदाजी की है। सभी को पता है कि जो धार्मिक इंस्टीट्यूशन है उसकी बॉडी बनाने के लिए उसी धर्म के लोगों का रहना आवश्यक होता है, ये आर्टिकल 26 में है। और 25 में है धर्म की स्वतंत्रता के साथ उसको जीने का अधिकार। आप उसके साथ छेड़छाड़ किए। आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन आपने किया। आर्टिकल 14 में है कि इक्वालिटी का सिद्धांत होना चाहिए, समानता का सिद्धांत। आपने समानता का सिद्धांत को नहीं रखा। आपने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो बातें लाई उसमें वक्फ बोर्ड में जो 2 गैर मुस्लिम रखने की बात की है, ये पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक समानता के अधिकार से ये वायलेट करता है। इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल एतराज़ जताया। उसके बाद उसमें वक्फ बाय यूज़र का मामला है। वक्फ बाय यूज़र का मतलब है जो वक्फ की संपत्ति है, वो कब्रिस्तान है, मस्जिद है, मज़ार है या मदरसे हैं, या जो वक्फ के अधीन वर्क हो रहे हैं, उसको आप कहीं ना कहीं समाप्त कर दिए थे। और समाप्त करके जो वक्फ बाय यूज़र है उसके अधिकार को समाप्त कर दिए। अब आप कहीं भी लिटिगेशन करके मामले को आप लटका देते और उसके बाद कहते कि ये सरकार के अधीन सारे ज़मीन आ गए। तो आप वक्फ का जो संपत्ति है उसको अपने एक अधिकार में लेना चाह रहे थे, इस पर एतराज़ था। और तीसरे आपने उसमें प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की जो शर्त लगाई कि 5 साल उसका मुस्लिम होना आवश्यक है, तभी वो वक्फ कर सकते हैं संपत्ति को। तो इसको सरकार देखेगी। हम जनजात मुस्लिम हैं, इसका कैसे फैसला होगा? और क्या सीसीटीवी लगा देगी, या सरकार के स्तर से ये होगा कि हम नमाज़ पढ़ते हैं कि नहीं, रोज़ा रखते हैं कि नहीं, हम इबादत करते हैं कि नहीं? ये इस तरह का कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता में वायलेशन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 7 दिनों के लिए रोक लगाई है, इस मामले से उम्मीद है सभी पक्षों को कि फैसला हमारे हक में होगा, हमारे अधिकार में होगा। और फैसले से कहीं ना कहीं जो वायलेशन किया जा रहा था संवैधानिक व्यवस्था का, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संवैधानिक व्यवस्था था, उसको कमज़ोर करने की जो नीति केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। और ये जो बोलते हैं कि हम पसमानदा मुसलमानों के हक में इस बिल को लाए हैं, तो प्रधानमंत्री जी किस तरह की भाषा बोलते हैं? कहते हैं पंक्चर बनाने वाला मुसलमान। भाई, आप मुसलमानों को पंक्चर वाला बनाने वाला बोल करके उसको अपमानित क्यों कर रहे हैं? उसको ह्यूमिलेट क्यों कर रहे हैं? उसके मान सम्मान में कमी क्यों कर रहे हैं? देश के 140 करोड़ जनता के आप प्रधानमंत्री हैं, देश के आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन किसी धर्म विशेष को टारगेट करके आप जो बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ध्रुवीकरण की राजनीति और ध्रुवीकरण का जो सोच है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं। चुनाव के समय भी आपने इसी तरह की बातें की थी। किस तरह से कहे थे, ये घुसपैठिया है, मंगलसूत्र छीन लेगा, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला है, और आपने कहा था मुजरा की बात। इस तरह से आपने जो ह्यूमिलेट किया एक समाज को, तो आपकी मंशा तो स्पष्ट होती है। 295 MP जो अभी NDA के हैं लोकसभा में, उसमें एक भी मुसलमान नहीं। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान नहीं। पूरे देश भर में 4000 के करीब जनप्रतिनिधि है, उसमें एक मुसलमान MLC है उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा में 125 NDA के MP हैं, उसमें एक मुसलमान। तो इससे आपका स्पष्ट होता है मंशा ने कि आपका किस तरह का सोच है, आपका किस तरह का। तो एजाज अहमद ने और कई सारी चीज़ों पर अपना जिक्र किया। उन्होंने दिलीप जायसवाल का भी जिक्र किया, क्योंकि आज दिलीप जायसवाल ने एक बयान दिया था, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो वक्फ कानून है उसे 1 साल तक जो मुसलमान लोग हैं वो देखें, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो 1 साल के बाद फिर संशोधन होगा। जिसके बाद से जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग तरह से बयान देने लगे। कुछ देर पहले से ही जो अदालत है इस पर सुनवाई कर रही है, कल और आज सुनवाई हुई अदालत में, जिसके बाद से जो पूरा का पूरा मामला है उस पर जो एक पक्ष है उसका ये मानना है कि आने वाले समय में उसे राहत मिलेगी,
तो वहीं जो भारतीय जनता पार्टी या जो एनडीए के नेता हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी इसको सोच समझ करके लागू किया गया है। खैर, अभी एक सप्ताह बाद जब सरकार अपना जवाब देती है, जब सरकार अपनी दलील रखती है, उसके बाद जो उच्च न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका रुख क्या होगा, इस पर सबकी निगाह होगी। फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। शुक्रिया।